हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, हम लोग अब यहाँ से सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो 2024 के लिए एग्ज़ाम के लिए सीबीएसई ने लॉन्च किया है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग पूरी तरीके से एक एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। इसके आपको सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, वो आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगी, ठीक है। और एक एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको हर जगह मिलने वाला है। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं हम सैम्पल पेपर के पहले क्वेश्चन की, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस? ए, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। बी, द वर्क डन इन द कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। सी, for a uniform electric field they are concentric spheres. D, they can be imaginary spheres. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की नहीं होती। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। एक ऐसा सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, उस सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये दो बातें मेन याद रखिए। अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले उन्होंने कहा दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। क्या वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं? तो भाई ये बात तो सही है कि वो क्रॉस नहीं करते हैं, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है और हमको ऐसी चीज ढूंढनी जो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई भी दो, जैसे मान लो एक ये है और एक ये है, और एक क्रॉस कर गए, तो इस वाले के परपेंडिकुलर इधर जाएगी लाइन और इसके परपेंडिकुलर इधर जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी, दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएंगी, जो कि क्या होंगी, इम्पॉसिबल होंगी। इसीलिए वो कभी आपस में क्रॉस नहीं करते। तो ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ ढूंढना है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है। समझ रहे हो? तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो सही लिखी हुई है, बिल्कुल सही। अगला लिखा हुआ है, तो वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ठीक है, जब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाते हैं, जैसे सपोज करो कोई भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले ले, मान लो हम कहते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब हर जगह का पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल सेम, यहाँ का भी सेम, यहाँ का भी सेम, हर जगह का पोटेंशियल सेम होगा। अब अगर कोई क्यू नॉट चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम ले जाएं, ए से कहाँ तक ले जाएं, बी तक। देखो, ए से हम लेकर जा रहे हैं कहाँ तक, बी तक। तो अगर क्यू नॉट चार्ज को ले जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, जरा बताओ। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये एक पूरा सरफेस है। तो वर्क बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी बी माइनस वी ए। और जबकि ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस था तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या था, सेम, मतलब वी बी भी वी है और वी ए भी वी है। देखो, ए का पोटेंशियल भी वी हमने मान रखा है और बी का भी क्या है, वी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यानी कि जब W निकालोगे तो क्या निकलेगा, क्यू नॉट इंटू वी माइनस वी, यानी कि जीरो। इसका मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं होता, जीरो वर्क होता है। तो ये चीज़ भी सही है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? हमको वो चीज़ ढूंढनी है जो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी हो रही है। अब देखिए, हम तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात यहाँ पे ये करेंगे बच्चों कि सी पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कोसेंट्रिक स्फीयर्स। तो बच्चों, अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझते हो, एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जिसकी वैल्यू हर जगह सेम है। जैसे यहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, हर जगह ई है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनते हैं, सोचो। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन होते हैं, ऐसे प्लेन होते हैं। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं, प्लेन टाइप के होते हैं ऐसे।
ठीक है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, मान लो हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाई और जेड प्लेन में होते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सिस्टम में किस में होते हैं? वाई जेड प्लेन में। इससे पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्लेन होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? वो प्लेन होते हैं, स्फेरिकल नहीं होते, प्लेन टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली चीज गलत लिखी हुई है। लिखा ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, तो कोसेंट्रिक स्फीयर नहीं होते, प्लेन बनते हैं, ऐसे प्लेन प्लेन। जैसे इधर एक्स एक्सिस में है तो ये जैसे इधर हमने मान लिया जेड, इधर मान लिया वाई, तो कुछ ऐसे ऐसे प्लेन होंगे, ऐसा ऐसे ऐसे प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर में, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर। तो इस तरह के मतलब यहाँ पे स्फेयर शेप में नहीं होता, तो ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यही ऑप्शन हमारे लिए क्या है बच्चों? करेक्ट है। अब चूंकि एक ऑप्शन करेक्ट मिल गया तो हमको आइडिया हो गया कि हाँ भाई यही सही होगा। अब अगला तो चेक करना पड़ेगा, इसलिए कि देख लेते हैं। बाकी जनरली क्या है, बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, तो ये सही हो गया। इसका मतलब अगला वाला तो पक्का है उसकी प्रॉपर्टी होती होगी, क्योंकि यही प्रॉपर्टी नहीं है। तो डी वाले देखो, दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर एक पॉइंट चार्ज है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं? देखो ऐसे होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं ना बच्चों। तो ये क्या होते हैं? इमेजिनरी स्फीयर्स होते हैं। देखो, तो इमेजिनरी स्फीयर्स हो सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कोसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये चीज गलत है, ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, सीबीएसई के सैंपल पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल placed in an electric field of intensity 2 × 10⁵ Newton per coulomb at an angle of 30 degree experience a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole of the dipole length 2 centimeter h, A 7 microcoulomb, B 8 millicoulomb, C 2 millicoulomb and D 5 millicoulomb। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कोई डायपोल है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जिसकी वैल्यू दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और कह रहे हैं उस पर 30 डिग्री पे अगर ये डायपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर टॉर्क लगता है 4 न्यूटन मीटर का। हमें बताना है कि उस डायपोल पे चार्ज कितना होगा। डायपोल में दो चार्ज होते हैं ना, पता है ना कि डायपोल कैसे बनता है? When two equal but opposite charge, यानी कि एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ठीक है, आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल सेपरेशन, बहुत कम डिस्टेंस पे रखे होते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग लिखते थे बच्चों 12 से। देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हेन टू इक्वल, दोनों क्यू हैं बट अपोजिट, एक प्लस तो एक माइनस, आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस पे रखे होते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। और बच्चों हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है P, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। ये बराबर होता है Q × 2L, मतलब चार्ज ऑन डायपोल, एक चार्ज जो सिंगल कोई एक ले लो, इनटू उनके बीच की डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम -Q टू +Q। तो ये डायरेक्शन हो गई, किसकी डायरेक्शन हो गई? P की। इतनी जानकारी तो आपको इसके बारे में होनी चाहिए, तब आप आगे क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। तो अब देखिए, हमको देखना है कि टॉर्क लग रहा है 30 डिग्री पे डायपोल रखा। सोचो, जैसे अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है मान लो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें अगर कोई एक डायपोल रखा हुआ है बच्चों, ये रख दिया हमने, मतलब दो चार्ज रख दिए, ये +Q है और ये -Q है, और कितने एंगल पर रखा है? ये 30 डिग्री पर रखा, ठीक है।
तो यहां पर कह रहे हैं इस पे एक टॉर्क लगेगा, तो बिल्कुल टॉर्क का फार्मूला होता है, क्या लगता है टॉर्क, टाउ बराबर ये लगता है PE साइन थीटा। ठीक है, यहां पे थीटा हो गया 30 डिग्री। पहले बच्चों यहां से P निकालेंगे, P का फिर फार्मूला लगा के Q निकालेंगे, ये तरीका है इसको करने का। तो टाउ बराबर हो गया PE साइन थीटा, सारी वैल्यू रख दीजिए, P निकालना है तो P बराबर क्या आएगा बताओ, टाउ अपान E साइन थीटा, और थीटा की जगह 30 डिग्री रख दें तो अपान में क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री, सारी वैल्यू पुट कर दें। P बराबर क्या आएगा बताओ, टाउ, टाउ की वैल्यू 4, अच्छा E की वैल्यू 2 × 10 की पावर 5, ठीक है, साइन थीटा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो P आ गया बच्चों 4 × 10 की पावर -5, 4 × 10 की पावर -5, यह आ गया तुम्हारे पास कूलाम इंटू मीटर, क्या आ गया कूलाम इंटू मीटर, ये P हो गया। अब बच्चों हमको तो चाहिए Q, तो P बराबर क्या होता है बताओ, Q × 12, तो Q बराबर क्या आ जाएगा बताओ, P/12, 12 का मतलब होता है डायपोल की लेंथ, तो डायपोल की लेंथ हमको दिया है 2 सेंटीमीटर, तो Q बराबर क्या आएगा P की वैल्यू 4 × 10 की पावर -5/12, 12 की वैल्यू कितनी है देखो 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलोगे तो क्या होगा बताओ, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये मीटर बनेगा, 2 × 10 की पावर -2 मीटर, यानी कि यहाँ भी यूज करेंगे 2 × 10 की पावर -2 मीटर। इससे इसको कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा देखो 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि Q बराबर आ गया 2 × 10 की पावर -3 कूलाम, या Q बराबर 2 मिली कूलाम, Q बराबर क्या आ जाएगा 2 मिली कूलाम। तो इसमें जो ऑप्शन में 2 मिली कूलाम है वो चीज़ बिल्कुल करेक्ट होगी, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, C ऑप्शन करेक्ट होगा कि Q की वैल्यू 2 मिली कूलाम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों CBSE बोर्ड के सैंपल पेपर का अब हम नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि अ मेटेलिक प्लेट एक्सपोज्ड टू व्हाइट लाइट emits the electrons. For which of the following colors of the light the stopping potential will be maximum? A blue, B yellow, C red, D violet। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कोई एक मेटेलिक प्लेट है, ठीक है, ये कैसी प्लेट है, मेटल प्लेट है, कोई भी ऐसी प्लेट है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सकता है, मतलब लाइट डालने से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, क्योंकि पता है ना जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट पड़ती है और लाइट के पड़ने से, ये लाइट है ठीक है, और लाइट के पड़ने से अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं बच्चों, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ठीक है उनको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो जब कैथोड एनोड हमने वहां पे निगेटिव प्लेट पे, निगेटिव प्लेट मतलब कैथोड पे अगर हम लाइट डालते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब एनोड पे इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे इसके लिए एनोड पे एक निगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ता है। उस निगेटिव वोल्टेज का फार्मूला ऐसे लिखते हैं EV0 बराबर, ठीक है, ये होता है Hν - W, जहां पर V0 होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। V0 क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, और W होता है वर्क फंक्शन, और ν होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, द मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट
मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट बिकम्स जीरो। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है बच्चों निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे, और उसको इस फार्मूले से हम समझ सकते हैं। देखिए वर्क फंक्शन तो सेम होता है हर इलेक्ट्रॉन के लिए भाई, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए वो तो सेम है सबके लिए। तो V नॉट सबसे ज्यादा किसका होगा इन्होंने पूछा, व्हाइट लाइट में। तो बच्चों व्हाइट लाइट में हमको पता है कि जो लाइट डाल रहे हैं, ठीक है, उसमें 7 कलर्स होंगे। कौन कौन से? विबग्योर, पता है ना। और हमको ये भी पता है कि रेड कलर का लैम्डा मैक्सिमम होता है, सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। वॉयलेट का लैम्डा जो होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि वॉयलेट का जो लैम्डा है वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा इंडिगो का, उससे बड़ा लैम्डा ब्लू का, ये वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है। उससे बड़ा लैम्डा ग्रीन का, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। और वेवलेंथ जिसकी बड़ी होती है फ्रीक्वेंसी उसकी छोटी होती है। क्यों? क्योंकि न्यू लैम्डा इज इक्वल टू होता है सी, तो जिसका लैम्डा बड़ा होता है उसकी न्यू क्या होती है? छोटी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है। सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी वॉयलेट कलर की बड़ी होती है, इंडिगो की उससे छोटी, ब्लू की उससे छोटी, फिर ग्रीन की उससे भी छोटी, येलो की उससे छोटी, फिर ऑरेंज की और छोटी, और रेड की सबसे छोटी। देखिए हमें देखना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये चीज़ हमको चेक करनी है, और ये चीज़ क्या है? सबकी कांस्टेंट है, फिक्स है, सेम है हर इलेक्ट्रॉन की। तो बचा कितना? V0 किस पे डिपेंड करेगा? न्यू पे। जिसका न्यू बड़ा होगा उसका V0 भी बड़ा होगा। क्यों? ये चीज़ तो फिक्स है ना, निगेटिव वाली तो चीज़ फिक्स हो गई। तो ये जिसका बड़ा होगा, फ्रीक्वेंसी जिसकी बड़ी होगी, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बड़ा होगा। इसका मतलब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है बताओ? वॉयलेट कलर की। मतलब इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल will be maximum for violet color। मतलब जो दिए गए ऑप्शन हैं उसमें से डी करेक्ट होगा। जो डी वाला ऑप्शन है करेक्ट होगा कि वॉयलेट कलर की लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा बच्चों, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू अ थिन गोल्ड फॉइल मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल बिकॉज। और ये 4 ऑप्शन हमको गिवन है। अच्छा तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाते हैं, हाई वेलोसिटी सेंड करते हैं किसी गोल्ड फॉइल में, तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं। इसका रीजन क्या है? मतलब ये अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जो कि रदरफोर्ड जी ने बताया था, जिससे उन्होंने कंक्लूजन निकाले थे। उस एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे बात हो रही, आपको याद होगा वहाँ बताया गया था कि अगर किसी गोल्ड फॉइल पे, जैसे ये गोल्ड फॉइल है मान लीजिए, ठीक है, और इसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जब बम्बार्डमेंट करवाए जाते हैं अल्फा पार्टिकल्स के, मतलब अल्फा पार्टिकल हाई वेलोसिटी से एंटर करते हैं, तो आपको बताया गया था कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट लाइन। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या चले गए थे? स्ट्रेट लाइन चले गए थे, सीधे सीधे बाहर निकल गए थे। 1200 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक होता था जो किसी एंगल पे आके मुड़ जाता था ऐसे, ठीक है, बाकी सब सीधे ही चले जाते थे मोस्टली। तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे होते थे जो आने के बाद क्या होते थे, इधर उधर कहीं वापस भी आ जाते थे एक दो। इस तरह का ये एक्सपेरिमेंट था। तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते थे। इसके लिए रदरफोर्ड जी ने क्या कंक्लूजन निकाला था? उन्होंने बताया था कि ऐसा इसलिए होता है कि एटम्स का मोस्टली पार्ट क्या होता है? एम्प्टी होता है।
तो चूंकि एटम का मोस्टली पार्ट इम्प्टी है, उसमें इम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। पहला जैसे ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ये कोई रीजन नहीं है इसका कि अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं। ऊपर से ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब ये किसी एटम के न्यूक्लियस के पास पहुंचते हैं तो उन पर फोर्स लगता है, इसकी वजह से वो मुड़ जाते हैं, तो स्टेट जाने का ये रीजन नहीं है। दूसरा था द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज मोर देन द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये तो होता ही है कि अल्फा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा है, बट ये रीजन नहीं है कि अल्फा पार्टिकल सीधे इसलिए चले जाते हैं। रीजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज इम्प्टी स्पेस, ज़्यादातर पार्ट क्या है, इम्प्टी है, खाली है, इसलिए अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं कि उन पर कोई फोर्स नहीं लगता, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगता, वो सीधे चले जाते हैं। अगला था अल्फा पार्टिकल्स मूव विद हाई वेलोसिटी से, तो हाई वेलोसिटी से नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, उसको क्रॉस कैसे करेंगे, तो हाई वेलोसिटीज तो होते ही हैं, बट ये उसका रीजन नहीं है। तो रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज इम्प्टी। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस in a magnetic field which is parallel to positive y axis. In what direction will the magnetic force be acting on the electron? और ये चार ऑप्शन हमको दिए हैं, along माइनस एक्स एक्सिस, along माइनस जेड एक्सिस, along प्लस जेड एक्सिस एंड along माइनस वाई एक्सिस। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है पहले तो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, इस तरफ जा रहा है वी वेलोसिटी से। हम मान लेते हैं इस तरफ बच्चों क्या है, एक्स एक्सिस है, इधर क्या है, वाई एक्सिस है। तो जेड एक्सिस कहाँ होगी बताओ, जेड एक्सिस सिंपल सी बात बाहर की तरफ ऐसे होगी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट तो ऐसे करते हैं, बट रियलिटी में जेड एक्सिस किधर होती है, आउटसाइड, बाहर की तरफ होती है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है। अच्छा, ये आउटसाइड टू द प्लेन ऑफ पेपर है जेड एक्सिस, ध्यान रखना। अब आपको ये भी पता है पीछे वाला डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस, इधर माइनस वाई, और अंदर की तरफ क्या होगी, माइनस जेड होगी। अच्छा, इन्होंने कहा एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में आ रहा है तो कह रहे हैं वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस में लगी है, यानी कि ये जहाँ पे आया है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर लगी है बच्चों, वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस ऊपर है ना ऐसे, तो इस साइड से ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो हमसे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ चाहें तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था कि अगर ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, ये जो फिंगर है किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करता है उस पर लगने वाले फोर्स को, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है मोशन ऑफ चार्ज को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मोशन ऑफ चार्ज को, ठीक है। तो मोशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे इससे, मिडिल फिंगर से, ठीक है, और इस फिंगर से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या बताएगी उसमें, ये बताएगी फोर्स की डायरेक्शन को। अब देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर इधर चली गई है। अब ऐसे फिक्स करके ऐसे से घुमाना होता है बच्चों, लोग क्या करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर ही है ना हमेशा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर रखो। अब मोशन ऑफ चार्ज किधर होता है, इस साइड, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग एट पॉजिटिव चार्ज। ये किस पर होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग एट पॉजिटिव। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, मोशन इधर, तो फोर्स कहाँ लगना चाहिए, इधर, लेकिन इधर फोर्स कब लगेगा, जब पॉजिटिव चार्ज होगा। बट यहाँ पे कैसा चार्ज है, निगेटिव, तो निगेटिव होता है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, जस्ट अपोजिट हो जाती है। इसका मतलब इस पर फोर्स किधर लगेगा, अगर ये पॉजिटिव होता तो इधर लगता, इधर का मतलब प्लस जेड एक्सिस, बट ये निगेटिव है तो फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर लगेगा, अंदर लगेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड एक्सिस में। सो द फोर्स विल बी इन फोर्स एक्टिंग at electron will be in माइनस जेड एक्सिस। किधर लगेगा, माइनस जेड एक्सिस में लगेगा। इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से बी ऑप्शन करेक्ट होगा
कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स माइनस z एक्सिस में लगेगा जब इलेक्ट्रॉन x डायरेक्शन में जा रहा होगा किसी वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, y होगी। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं अब, क्योंकि 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस x is slightly less than unity and that of substance y is slightly more than unity, then a x is paramagnetic and y is ferromagnetic, b x is diamagnetic and y is ferromagnetic, c x and y both are paramagnetic, d x is diamagnetic and y is paramagnetic। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि दो सब्सटेंस हैं x और y, ठीक है, और x की रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से कम है और y की रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमको बताना है कि x और y किस तरह के सब्सटेंस होंगे। तो सबसे पहले तो हमको रिलेटिव परमिबिलिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या होती है भाई रिलेटिव परमिबिलिटी? ये होती है, रिलेटिव परमिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द सब्सटेंस टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द वैक्यूम। अगर कहीं वैक्यूम है वहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो B नॉट है, उसमें जब सब्सटेंस रख दिया उसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, B है। तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं म्यू आर, ठीक है। मतलब सब्सटेंस के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड अपान जब सब्सटेंस नहीं था उस जगह उसकी वो मैग्नेटिक फील्ड, वैक्यूम की मैग्नेटिक फील्ड, इसके रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। और हमको ये पता है बच्चों कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम हो जाती है, मतलब B कम हो जाता है और B नॉट ज़्यादा होता है। तो जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, थोड़ा सा कम हो जाती है। किसमें? डायामैग्नेटिक में। इसीलिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में याद रखो कि म्यू आर की वैल्यू 1 से कम होती है। इसका मतलब ये सब्सटेंस कौन से हो गए? ये हो गए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। जबकि जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जब उनमें ये रखते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा बढ़ जाती है, ठीक है। इसके लिए उसके लिए B की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाती है B नॉट से। इसका मतलब म्यू आर जो होता है वो ग्रेटर होता है 1 से, ठीक है। ये किसके लिए होता है? ये होता है पैरामैग्नेटिक के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जैसे उन्होंने कहा, और अगर कभी ये बात होती कि म्यू आर बहुत बड़ा है 1 से तो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं वो होता है फेरोमैग्नेटिक। तो अगर म्यू आर बहुत बड़ा हो जाए तो समझ जाओ क्या है, फेरोमैग्नेटिक। बट यहाँ बहुत बड़ा नहीं कहा गया है, कहा स्लाइटली ग्रेटर देन 1, मतलब पैरा वाली बात की गई। इसका मतलब एक्स वाले में देखो कह रहे हैं x में मैग्नेटिक परमिबिलिटी 1 से कम है, मतलब वो क्या हो गया, x वाला हो गया डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक कौन हो गया? x हो गया। और जो y वाला है उसकी परमिबिलिटी 1 से थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है तो वो क्या बन गया? वो बन गया पैरामैग्नेटिक। तो x होगा डायामैग्नेटिक और y होगा पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब दिए गए ऑप्शन में से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो डी करेक्ट हो जाएगा। तो x हो गया डायमैग्नेटिक और y हो गया पैरामैग्नेटिक। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि एन अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.81 ओम रीड्स अप टू 1 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड शन टू इंक्रीज द रेंज टू 10 एम्पियर एच। और ये 4 हमको ऑप्शन दिए हैं कि शंट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, कि 0.9 ओम हो सकती है, 0.09 ओम हो सकती है, 0.03 ओम हो सकती है, या फिर 0.3 ओम हो सकती है। चलिए चेक करते हैं अपना आंसर। कह रहे हैं कि एक अमीटर है, ठीक है, जिसमें 1 एम्पियर तक करंट मेजर की जा सकती है और अमीटर का रेजिस्टेंस 0.81 ओम है। इसका मतलब समझो ऐसा कोई अमीटर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, RA है, और इससे कितनी मैक्सिमम करंट पास हो सकती है, वो है 1 एम्पियर। अब कह रहे हैं अगर इससे 10 एम्पियर करंट नापनी हो तो कितना शंट लगाना पड़ेगा। हमको पता है ना
जब अमीटर की रेंज बढ़ानी होती है तो उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर अमीटर से कितनी करंट नापनी हो, अमीटर तो वही है 10 एम्पियर करंट नापनी है, तो हमको कितना शंट लगाना पड़ेगा, हम मान लेते हैं S शंट लगाना पड़ेगा। इस समय जो यहाँ से करंट इंटर करेगी I, वो तो हमको मिल गई, कितनी होनी चाहिए 10 एम्पियर। भैया देखो ऐसा है कि इस 10 एम्पियर का एक पार्ट तो यहाँ जाएगा, एक पार्ट शंट से होकर चला जाएगा, और अमीटर में मैक्सिमम उतनी ही करंट जा सकती जो ये मेजर कर रहा था। कितनी मेजर कर रहा था 1 एम्पियर। तो मतलब क्या होना चाहिए कि जो एम्पियर की करंट है आइए वो इधर चली जाए और बाकी बची हुई इधर चली जाए। तो इधर कितनी जाएगी I माइनस आइए देखो 10 आएगी तो 1 इधर जाएगी तो 9 नीचे चली जाएगी। और ऐसे ये सर्किट पूरा हो जाएगा। तो ये अमीटर फिर से इस करंट को मेजर कर सकता है, इसकी रेंज बढ़ जाएगी। अब ये 10 एम्पियर तक मेजर कर सकता है, बट रियलिटी में उसके अंदर तो इतनी ही जाएगी 1 एम्पियर ही जाएगी, बाकी शंट से चली जाती है, बट वो मेजरमेंट में काउंट कर लेता है। 10 एम्पियर तक की उसकी रेंज हो जाती है। अब देखिए बच्चों, इस सिचुएशन में आपको क्या दिख रहा होगा, इधर से जो करंट जाएगी और इसका रेजिस्टेंस तो आ रही है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा ना भाई। जब करंट डिवाइड होती है तो दोनों जगह का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो यहाँ का पोटेंशियल बराबर है, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा ऊपर वाले बताओ, रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो RA इंटू आइए, नीचे का पोटेंशियल यहाँ का, तो यहाँ की करंट इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस, मतलब ये हो जाएगा I माइनस आइए इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस S। सारी वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा बताओ, ये फार्मूला एक तरीके से बन गया तुम्हारा RA इंटू आइए बराबर I माइनस आइए इंटू S हमको निकालना है, तो S एक तरफ कर लो तो क्या बचेगा, आइए RA अपान I माइनस आइए। सारी वैल्यू पुट कर दो भाई। आइए एम्पियर की करंट कितनी है जो रिक्वायर्ड है पूरे डिफ्लेक्शन के लिए, वो है 1। RA इसका रेजिस्टेंस कितना है 0.81, I 10 है, टोटल करंट कितनी इंटर हो रही थी 10, माइनस आइए जो इसमें गई है वो कितनी गई है 1, यानी कि S की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो तो S की वैल्यू आ जाएगी 0.81 अपान 10 माइनस 1 मतलब 9। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.09 ओम। सो द रिक्वायर्ड शंट विल बी 0.09 ओम। तो अगर 0.09 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वो क्या होगा, इसके पैरेलल में अगर लगा देंगे तो ये 10 एम्पियर तक की करंट को मेजर कर सकता है, इसकी रेंज बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, कि शंट की वैल्यू क्या होगी 0.09 ओम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि एन इलेक्ट्रॉन विद एंगुलर मोमेंटम L मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट गिवन बाई, और ये 4 ऑप्शन हमको दिए हैं, A EL/2m, B EL/3m, C EL/4m एंड D EL/m। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L हो, ठीक है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट m हो, तो m का फार्मूला क्या होगा, मतलब स्मॉल m की वैल्यू हमको किसके टर्म में बतानी है, हमको बतानी है L के टर्म में। तो कैसे निकालेंगे, वैसे तो मैं चाहूँ तो एक लाइन में इसका आंसर आपको बोल सकता हूँ, बट आप 12th क्लास में हैं तो आपको इसका प्रूविंग भी आना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर में ये पूछा भी कई बार गया CBSE बोर्ड में। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले तुम समझते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट ये बराबर होता है बच्चों I इंटू ए। ये क्या होता है I इंटू ए। अब सोचिए I और A निकालेंगे कैसे भाई, यहाँ बात हो रही कोई एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, इसके बाहर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा। मान लीजिए उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है v है, और इलेक्ट्रॉन r रेडियस में चक्कर मार रहा है। तो सिंपल सी बात, जब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रेवल करेगा तो उसके अपोजिट में करंट फ्लो हो जाएगी, ऑर्बिटल करंट है। हमको बच्चों ये करंट निकालनी है, इंटू ए कर देना है, तो वहां से m निकल आएगा पहले तो इसमें। तो देखिए एरिया तो निकालना बहुत सिंपल है, कैसे πr² कर देंगे आ जाएगा। मेन होता है I निकालना। तो I बराबर क्या निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे, तो I बराबर क्या होता है Q/T, याद करो
तो E अपान टी, टी का मतलब होता है यहाँ पे टाइम पीरियड से। क्यों? क्योंकि जितना टाइम पीरियड होगा किसी एक पॉइंट पे बैठोगे तुम्हें लगेगा उतने सारे इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, मतलब एक टाइम पीरियड में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। भाई एक चक्कर मारा तुमको लगेगा इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा मारा 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो तुमको लगेगा टी टाइम में, मतलब एक टाइम पीरियड में एक इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं यहाँ से, मतलब Q अपान टी। तो टी की जगह ये टाइम पीरियड हो गया। अब टाइम पीरियड क्या है? इलेक्ट्रॉन के एक चक्कर लगाने के समय, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा बताओ? तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई आर, डिस्टेंस एक चक्कर में कितनी चलेगा अपान उसकी वेलोसिटी कितनी, मतलब I बराबर हो जाता है E अपान टी, टी की वैल्यू नीचे आ जाएगा 2 पाई आर और ऊपर आ जाएगा V। सो M बराबर कितना आएगा बताओ? तो भैया M की वैल्यू यहां से आ जाएगी, I की वैल्यू देखो EV अपान 2 पाई आर इंटू ए की वैल्यू कितनी है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या किया, I और A मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए एक आर से एक आर कटेगा और पाई से पाई कटेंगे, तो एक आर कम हो जाएगा ऊपर, तो आर स्क्वायर है तो क्या बचेगा आर बचेगा। यानी कि M का फार्मूला आ गया EV R अपान 2, यह आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा अब एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं भाई। तो एंगुलर मोमेंटम इज द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी और उसका मूवमेंट मतलब इंटू आर, तो mvr। तो इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू क्या होगी mvr। हमको चाहिए बच्चों स्मॉल m और कैपिटल L में रिलेशन, मतलब स्मॉल m अपान L, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंट को डिवाइड कर लिया। तो उधर क्या मिलेगा बताओ? इससे मिलेगा EVR अपान 2 और नीचे क्या मिलेगा MVR। देखो ध्यान से, V से V कैंसिल, R से R कैंसिल। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो स्मॉल m अपान L कितना आएगा? यह आएगा E अपान 2m, या स्मॉल m बराबर हो जाएगा EL अपान 2m। ठीक है, सो EL अपान 2m ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू EL अपान 2m के बराबर होगी। ठीक है, अगर इसका कभी वेक्टर फॉर्म आपको लिखना पड़ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो m वेक्टर बराबर माइनस E अपान 2m इंटू L। ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।